नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और कमोडिटी राउंडअप में आज हमारी टॉप हेडलाइंस हैं सोने और चांदी पर, जहां पर थोड़ी सी चमक फीकी होती हुई नजर आई है। यूएस ने यहां पर यूरोपियन यूनियन पे जो 50% का टैरिफ 1 जून से लगाना था, अब उसे डेफर करके 9 जुलाई कर दिया गया है ताकि इस बीच कुछ बातचीत हो सके। तो क्लियरली जो टैरिफ की चिंता है वो थोड़ी कम हुई है और सोने चांदी में भी इसीलिए हमने थोड़ा प्रीमियम कमजोर होता हुआ देखा है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर दालों की। मॉनसून बेहतरीन है और अब तक जिस तरह के नंबर्स आए हैं, बम्पर पैदावार की उम्मीद भी है, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की। यहाँ पर भी हल्की नरमी के साथ कारोबार है। बाजार का फुल फोकस यहाँ पर ओपेक और एलाइज की मीटिंग पर है जो कि 31 मई को होने वाली है। उससे ये पता चलेगा कि जुलाई को लेकर अब यहाँ पर किस तरह का आउटपुट इंक्रीज रह सकता है। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी, अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी, डीजीएमए के प्रेसिडेंट नरेश कुमार गुप्ता एंड आईआरईएफ के प्रेसिडेंट प्रेम गर्ग से बातचीत करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सोने पर, जहां कुछ मुनाफा वसूली जरूर होती हुई नजर आई है। लेकिन दिनेश जी, पिछले कुछ दिनों में हमने यहाँ पर सीएनबीसी पर बात की है सिटी से, बैंक ऑफ अमेरिका से, सैक्सो बैंक से, और सभी का मानना है कि 3500, 3800, $4000 पर आउंस के लॉन्ग टर्म लेवल्स अभी भी यहाँ पर बरकरार हैं। नियर टर्म में सोने को एक नया ट्रिगर चाहिए होगा, लेकिन यहाँ से तेजी दिखाने के लिए नियर टर्म, लॉन्गर टर्म में अब आपकी क्या सेंस है? जी बिल्कुल मनीषा जी, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि इसकी गिरने की जो स्पीड है ये बहुत कम है और बढ़ने की स्पीड अत्यधिक है। मतलब 5 से 6% ये 5 या 6 दिन में ही रिकवरी कर जाती है। 90,900 के जो लेवल्स जिसने देखे थे, वहां से ये दोबारा 96,000 के लेवल्स के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड किया था। अभी थोड़ा सा मुनाफा वसूली आया है बिकॉज अब यहाँ पर जो मेजर फंडामेंटल्स हो गए मार्केट में गोल्ड के लिहाज से, वो एक ट्वीट हो गई है। एक ट्वीट को लेते हुए 1,000 रुपए की, 1,200 रुपए की चाल हो जाती है और मार्केट अपसाइड या डाउनसाइड कोलैप्स कर लेता है। तो अभी हाल फिलहाल मुझे लगता है कि ऊपर का जो लेवल है ये 97,000 कुछ हद तक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। डाउनसाइड मुझे लगता है कि 93,500 ये प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ओवरऑल अगर कहीं इंट्राडे में लिहाज से अगर बात करूं तो 95,500 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है। ये प्राइजेस जब तक होल्ड करता है, प्राइजेस दोबारा 96,200 के लेवल्स छूने की संभावना चेष्टा कर सकता है। 95,500 का स्टॉप लॉस लगा के इन लेवल्स पर बाइंग में बने रहने में मेरी सलाह है। और किसी को पोजिशनल कॉल लेनी हो, इन्वेस्ट करना हो सोने में, तो वो क्या करें? मेरे लिहाज से ये लेवल्स बहुत ऊपर के लेवल्स है। अभी हाल फिलहाल इन लेवल्स पर पोजिशनल बाय लेने में कोई बहुत ज्यादा उन्हें रिटर्न्स एक्सपेक्टेड ऐसा होगा मुझे लगता नहीं है। आई थिंक अराउंड 93,000 के आसपास आने दीजिए, फिर वहां पर दोबारा निवेश का एक अच्छा मौका मिल सकता है। दिनेश जी, क्या लगता है दिवाली तक, इस साल के अंत तक कहाँ होंगे सोने के प्राइसेस? मुझे लगता है लाख का लेवल बिल्कुल क्रॉस करेगा दिवाली के अंत तक, और पॉसिबली अगर कोई ऐसा ट्रिगर आ जाए जो प्राइसेस को और एस्केलेट कर दे तो मुझे लगता है 1,05,000 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। चांदी पर आपकी क्या सेंस है? क्योंकि यहाँ पर हम एक स्पाइक आता हुआ देखते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है और मुनाफा वसूली फिर से यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो 33 के आसपास के स्तर हैं, कैसे देखते हैं आपने? बिल्कुल रेंज बाउंड एक्टिविटी है। 94,000 डाउन साइड और 99,000 अप साइड। मुझे लगता है कि ये 5,000 के दायरे में ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, और अनलेस एंड अनटिल कोई डिसिसिव क्लोज आता है 1,00,000 से ऊपर, तब इसमें एक बड़ा मूव आने की संभावना लगती है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये कंसोलिडेट कर रहा है, कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है कि ये कोई एक्यूमुलेट करने का प्रयास कर रहा है। अगर कोई पोजिशनल व्यू इसमें लेना चाहता है तो आई थिंक 94,500 का वेट करे, वहां बाय करे। मुझे लगता है यहां से दिवाली के आसपास का लेवल मुझे लगता है 1,05,000, 1,07,000 के लेवल से दिखा सकता है। ऑलराइट, तो इस बार दिवाली लाख की होने वाली है, चाहे वो सोना हो या चांदी के प्राइसेस हो। ईशू दत्वानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ईशू, आप कैसे देखते हैं डिमांड एज ऑफ नाउ मार्केट्स में आती हुई, क्योंकि गोल्ड प्राइसेस ऑफ हाइज हैं, क्या इसका कुछ फायदा मिला है ज्वेलर्स एज एन इंडस्ट्री को? हम तो हमेशा ग्राहक का फायदा चाहते हैं, और ग्राहक का फायदा हो तो हमारा फायदा अपने आप हो ही जाता है। अभी ग्राउंड रियलिटी की अगर हम बात करें तो मई में थोड़ा स्लो डाउन हर साल आता है, और इस बार भी स्लो डाउन है। लास्ट 1-2 दिन तो और भी स्लो डाउन है, क्योंकि बारिश कल इतनी ज्यादा थी कि लोगों को बाहर निकलना, और अनएक्सपेक्टेड भी, क्योंकि जून में तो लोग तैयार होते हैं मेंटली कि बारिश आने वाली है, पर मई में एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो उस कारण से थोड़ा स्लो डाउन है। पर एट द सेम टाइम लोग आ रहे हैं, शादियों के लिए प्लानिंग जो है वो कर रहे हैं, और ये एक चीज बहुत अच्छी है कि गोल्ड में अगर थोड़ी भी गिरावट अगर आ रही है तो वापस सपोर्ट मिलके वो ऊपर आ रहा है। तो दैट्स अ वेरी गुड सेंटिमेंटल पॉइंट, क्योंकि ग्राहक को हमेशा ये लगता है कि मुझे लेके उसके बाद भाव बढ़ना चाहिए। हालांकि वो बेचने नहीं आने वाला है,
बट एक सेटिस्फैक्शन होती है कि मैंने 93 में खरीदा, अभी 97 हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो उस हिसाब से अच्छा सपोर्ट है, लोग आ रहे हैं और थोड़ा अभी प्रिलिमिनरी चेकिंग वगैरह हो रहा है। इतना ज्यादा बाइंग एट द मोमेंट नहीं है, लाइक आई सेड, क्योंकि मई का महीना, हॉलीडेज, अभी हिंदुस्तानी लोग बहुत ही ट्रैवल में दिलचस्पी ले रहे हैं, तो थोड़ा स्लो डाउन है उस हिसाब से। ईशु, आपको क्या लगता है डिमांड यहाँ पर अब कब निकल कर आएगी? क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स हैं यही बताती हैं कि रिटेल डिमांड माफ कीजिए चाहे वो इंडिया है या फिर चाइना है, दोनों ही तरफ यहाँ पर कमजोर है। जी, कमजोर तो एज ऑफ नाउ है, पर मुझे लगता है मिड जून के बाद थिंग्स शुड स्टार्ट लुकिंग अप, लोग दोबारा आ जाते हैं। और जून जुलाई अगस्त तो खैर इज द बिगनिंग ऑफ द सीजन, तो मुझे लगता है कि गोल्ड इज वन कमोडिटी दैट विल नेवर लूज इट्स शाइन। थोड़ा पेशेंस हमको रखना होता है, एंड हमेशा इट वर्क्स इन आवर फेवर, और डेफिनेटली क्लाइंट्स आएंगे और काम अच्छा होगा। मिड जून, एंड जून के बाद मुझे लगता है कि वापस प्राइस ग्राहक की जो बाइंग है वो अच्छी तरह से निकल के आएगी। आप इशू, अगर तो हम अभी तक के समय देखें, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड ऑलमोस्ट मई यहाँ पर खत्म होने के लिए आया है, ये 5 महीने एज अ ज्वेलरी इंडस्ट्री के हिसाब से कैसे रहे डिमांड के तौर पर? अच्छे रहे। इनफैक्ट इवन अप्रैल हमने ग्रोथ देखी, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं देखी लेकिन ग्रोथ देखी, और इवन जनवरी, फरवरी, मार्च इट हैज बीन ग्रोइंग। और खैर लकीली अगर आदमी प्राइस पॉइंट से देखे तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ग्रोथ है, पर अगर वेट के हिसाब से देखे ग्रोथ इतनी नहीं है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इट्स सिंगल डिजिट, पर फिर भी ग्रोथ है। सो आप कहेंगे स्लो ग्रोथ है, सिंगल डिजिट ग्रोथ है इन सेंस ऑफ वॉल्यूम? जी जी जी, पॉइंट टेकन। ईशू दत्वानी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली ये सेंस ज्वेलर्स की तरफ से आता हुआ नजर आया है कि अर्ली बारिश है, हैवी बारिश है, ऑब्वियसली लोग बाहर जाके ज्वेलरी खरीदेंगे नहीं इस समय पे, और जैसे वो कह रहे हैं एंड जून से यहाँ पर डिमांड निकल के आएगी, और अगस्त से एब्सोल्युटली शादियाँ, फेस्टिवल्स, रक्षाबंधन ऑनवर्ड्स फिर यहाँ पर खरीदारी लगातार हम बनता हुआ देखते भी हैं। तो पहले ये बात हुई ज्वेलरी की। यहाँ पर मेटल्स पे एक नज़र डाल लेते हैं, जहाँ पर कॉपर में कुछ बहुत सपोर्ट है। अगेन दिनेश जी, यहाँ पर माना जा रहा है कि कॉपर एक सपोर्टिव मेटल रहेगा। एल्यूमिनियम, जिंक को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश यहाँ पर लोग नहीं हैं। एंड अगेन सिटी एंड बैंक ऑफ अमेरिका ही यहाँ पर हवाला दूंगी, क्योंकि $10,000 to $12,000 अ टन की बात 2026 के लिए की जा रही है। आप कैसे देंगे कि मेटल के प्राइसेस? जी बिल्कुल, बेस मेटल्स की अगर मैं सारी बात करूं तो सिर्फ एक कॉपर ही है जिसमें थोड़ी बहुत मूवमेंट है, और अगर उसके 15-20 दिन का दायरा देखें तो वो भी एक रिबाउंड एक्टिविटी में फंसा पड़ा है। डाउनसाइड 848 है, अपसाइड 865 है। यह दायरा करीब करीब 15 से 20 दिन में मेंटेन कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई फ्रेश ट्रिगर नजर नहीं आ रहा है जो प्राइजेस को इससे ऊंचे लेवल पर लेकर जाए। साथ ही साथ और जिंक और एल्यूमिनियम की बात करूं तो मूवमेंट एकदम डेड सी हो गई है। मोस्टली 1 या 2 रुपए की चाल में ही मार्केट घूम रहा है, लेकिन कॉपर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन जोन में आ रहा है, एक कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड कर रहा है, और जैसे ही 865 का लेवल क्रॉस करेगा, मेरे हिसाब से इसमें एक नया व्यू, नई वेव निकल कर आ सकती है। हाल फिलहाल अभी अगर इंट्राडे की बात करूं तो मैं जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है जून वाला, आई थिंक 859, 860 इस रेंज में बाय बन के आ सकता है। 867, 874 ये अपसाइड मुझे लगता है प्रोबेबली इस वीकेंड तक आ जाए, और डाउनसाइड मुझे लगता है कि 853 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। कॉपर एक ऐसी काउंटर है जहां पर अच्छे से बेट किया जा सकता है, और जहां रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, आने वाले समय में ये रिटर्न दे सकता है। वेल एब्सोल्युटली। और आपको याद भी दिला दें कि यूएस की फेड मीटिंग मिनट्स कल यहाँ पर जारी होने हैं, और फ्राइडे को यूएस का पीसीई डेटा है। ये दोनों चीज़ें भी आपको इन सम सेंस इन्फ्लुएंस करती हुई नजर आएंगी, काफ़ी सारे एसेट क्लासेस इंक्लूडिंग कमोडिटीज़। ब्रेक में जाने से पहले दिनेश जी, क्रूड कैसे देखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी कन्फ्यूजन है, मिक्स्ड फंडामेंटल्स हैं। बिल्कुल, फंडामेंटल्स अगर टूट के देखा जाए तो सप्लाई तो निरंतर है और शायद बढ़ने की आशंका और भी ज्यादा है, और इसी के चलती है जैसे ही 5400 के आसपास जाता है, वहां से दोबारा एक बार प्रेशर क्रिएट किया जाता है और 5220 के आसपास आता है। लेकिन एक बात अच्छी है, जो निचला स्तर था, ये निचला घर इसका छोड़ रहा है। जो 5150 का लेवल बनाया था, उसके बाद 5220 का बनाया, उसके बाद 5300 बनाया, उसके बाद 5420 बनाया। तो आई थिंक 5220 का जो लेवल है, ये थोड़ा सपोर्ट यहाँ पर होल्ड करके रखेगा। इन लेवल्स पर खरीदारी निकल कर आ सकती है। 5140 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। 5320, 5330 के लेवल से दिखा सकता है, रेंज में है, लेकिन ट्रेडर्स के लिए एक अच्छा मौका है। 100 रुपए की चाल में लेकर वो ट्रेड कर सकता है। ऑलराइट, तो ये खरीदारी का मौका यहाँ पर निकलता हुआ नजर आ रहा है कच्चे तेल में। बहुत शुक्रिया दिनेश जी साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। इसी के साथ
नमस्कार, स्वागत है आपका। हमारे साथ अब IREF के प्रेसिडेंट प्रेम गर्ग जुड़ चुके हैं। मिस्टर गर्ग, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। क्लियरली काफ़ी सारे हमने जो मेजर्स थे वो ईज ऑफ होते हुए देखे हैं। जहाँ तक चावल एक्सपोर्ट्स की बात है, हम भारत में नंबर 1 भी, हम वर्ल्ड में नंबर 1 है रादर एक्सपोर्ट्स के लिहाज से। स्टॉक अच्छा खासा है सरकार के पास। किस तरह के एक्सपोर्ट्स आपने फिलहाल होते हुए देखे हैं और इस फाइनेंशियल ईयर के लिए या इस कैलेंडर के लिए क्या सेंस है? नमस्कार मनीषा जी। अभी जैसे रोड टैप पीछे कंफ्यूजन था, काफी गवर्नमेंट की तरफ से किया गया था, क्योंकि इसके अंदर एक नए HR कोड्स वगैरह इशू किए गए थे, उसके साथ लिंकेज नहीं बन पा रही थी। तो अभी वो जो लिंकेज बना दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, कल एक नोटिफिकेशन आया है, उसकी वजह से 0.9% जो पहले एक रोड टैप मिल रहा था, जो कि लोग समझते हैं कि एक्सपोर्ट का ये कोई बेनिफिट है, ये एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं है। ये जो एक, पहले मैं इसको समझाना चाहूंगा कि MEIS स्कीम देती थी गवर्नमेंट, जो WTO की गाइडलाइंस के हिसाब से वो सब्सिडी कैटेगरी में माना जाता था, उसे हटाकर रोड टैप कर दिया गया। और ये रोड टैप ये एक्सपोर्ट का बेनिफिट नहीं है। ये जो गवर्नमेंट टैक्सेस पे करती है हमारे ट्रांसपोर्ट के ऊपर, पैकिंग मटेरियल के ऊपर, या कोई एक्सपोर्ट के डोमेस्टिक टैक्सेस के ऊपर, तो उसको मिलाकर पहले ये 4% किया गया था, फिर धीरे धीरे इसको घटाकर जो कि आज 0.9% जिसको चालू कर दिया गया है, और 1 जून से ये सबको एक्सपोर्टर्स को मिलना शुरू हो जाएगा। पर मेरा इसके अंदर ये गवर्नमेंट से फिर से डिमांड है कि इसको वापस से 4% किया जाए। ट्रेड की ये डिमांड है, क्योंकि टैक्सेस जो है बहुत ज्यादा मात्रा में लिए जाते हैं, जो यदि टोटल को जोड़ा जाए तो लगभग 5.5% के आसपास बैठते हैं। तो कम से कम 4% हमारे इसकी डिमांड है कि ये माना जाए। और साथ में जो एक्सपोर्ट का आपका बिल्कुल ठीक है कि हिंदुस्तान और अभी पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है राइस के अंदर, पर जो पीछे कर्व लगाए गए थे एक्सपोर्ट के ऊपर, उसकी वजह से कुछ एक्सपोर्ट्स की हमारी मार्केटें काफी डिस्टर्ब हो गई और हमारी एक्सपोर्ट की डिमांड्स काफी कम हुई है, जो दूसरे लोगों ने हिस्सा ले लिया। उसके लिए इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स ने मिलकर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने आईपीडा के साथ मिलकर अभी हमने BIRC करने का किया है, जो कि गवर्नमेंट का सकारात्मक कदम होगा, जो भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस सितंबर के अंदर की जा रही है। तो जिससे पूरे वर्ल्ड के यहाँ पर लगभग 80 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे, बायर्स आएंगे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आएंगे, जिससे कि हमारे एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा मिलेगा कि भी हम उसको एक्सपोर्ट को और पहले से ज्यादा कर सके। जो आज हमारा 40% का हिस्सा है, यदि पूरे एग्री का हिस्सा देखा जाए एक्सपोर्ट के अंदर भी इंडिया से, वो 40% का पूरे एग्री के एक्सपोर्ट के अंदर हिस्सा हमारा सिर्फ राइस ट्रेड का है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसको हम बढ़ाकर 50% करना चाहेंगे। तो यही हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है कि राइस की तरफ ज्यादा ध्यान दे, और इसके साथ में हम मिलकर जो भी तकलीफें, जैसे पहले भी गवर्नमेंट हमारा साथ देती है, उसी तरीके से इसको हमारे ट्रेड के लिए साथ दे। वेल एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा कि एक्सपोर्ट इंसेंटिव चाहिए, आप आईपीडा के साथ आप यहाँ पर काम कर ही रहे हैं और रोड टैप यहाँ पर बढ़ा के 4% किया जाए। साथ ही साथ मुझे याद है कि हम लास्ट टाइम जब बात किए थे तो आपने बीजों के बारे में भी यहाँ पर बात की थी, क्या उसके ऊपर कोई प्रोग्रेस है? जी बिल्कुल, एक ICAR का इसमें प्रोग्राम किया गया और पीछे पूसा के अंदर अभी लास्ट वीक किया गया था, जिसके अंदर नई किस्म लागू की गई है, जिसके अंदर पानी की जो डिमांड है क्रॉप करने के लिए 30% पानी कम लगेगा। दूसरा, उसके अंदर जब पैदावार की जाती है तो हमारी अभी 2.5-2.6 टन की हमारी एवरेज आती है पैदावार की, वो उम्मीद है कि बढ़कर 3.3 तक हम पहुंच जाएंगे। जस्ट एक फाइनल नंबर यहाँ पर, किस तरह के एक्सपोर्ट्स आपको बनते हुए नजर आते हैं इस बार पिछले साल के कंपैरिजन में? अभी पिछले जब से एक्सपोर्ट खोला गया था, शुरू के एकदम से डिमांड काफी बड़ी थी, पर अभी डिमांड देखा जाए तो आप हमारे किसी भी पोर्ट्स के ऊपर एक वेसल पूरे काकीनाडा पोर्ट के ऊपर लगा हुआ है, बाकी किसी पोर्ट्स के ऊपर अभी वेसल्स नहीं है राइस के। जो हमारा 2 मिलियन टन मंथली हमारी एक्सपोर्ट होती थी, अभी घटकर वो 4 से 5 लाख टन मंथ के ऊपर आ गई है। और ये मुझे लगता है यदि ये डिमांड नहीं बढ़ी और ये जो हम कर्व ले रहे हैं अभी, जैसे BIRC हम करने जा रहे हैं, तो इसके सब करने से बेनिफिट मिलेगा कि हम वापस अगले साल जो मार्च का यदि महीना लें तो हम वापस 22 से 30 मिलियन टन एक्सपोर्ट के ऊपर पहुंच सकते हैं। ऑल राइट, प्रेम गर्ग जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली काफ़ी सारा काम किया जा रहा है, कुछ आप चाहते भी हैं, जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं वो एज ऑफ नाउ वीक नज़र आते हैं, और जो आपकी मांगे हैं वो यहाँ पर सपोर्ट भी करेंगी प्राइसेस को, मार्केट को भी। तो क्लियरली आशा यही है कि सरकार इन मुद्दों को यहाँ पर देखेगी और हम वहाँ से कुछ क्लैरिटी आता हुआ देखेंगे। मेरी ये तो बात हुई चावल की, लेकिन बात अब यहाँ पर हम दालों की भी कर लेते हैं।
और दिल्ली ग्रेन एसोसिएशन ने यहाँ पर सरकार को कहा है कि जो मेजर्स हैं वो यहाँ पर हटाए जाएं ताकि आराम से कारोबार हो सके। हमारे साथ डीजीएमए के प्रेसिडेंट नरेश कुमार गुप्ता जुड़े हैं। नरेश जी नमस्कार। क्या कुछ मांगे हैं सरकार से और क्या कहा है आपने सरकार को, क्या दिक्कतें हैं यहाँ पर? हमने भारत सरकार से आग्रह किया है कि जो जब दालों के भाव पिछले साल में ज्यादा थे उस समय उन्होंने जो वीकली अपलोडिंग स्टॉक डाटा पोर्टल पर जो लिया था तो आज उसकी, क्योंकि दालों के भाव एमएसपी से कम है, एमएसपी से 10-15% अरहर के, उड़द के, मसूर के, चने के, मटर के सबके भाव जो है एमएसपी से कम है। तो इसलिए हमने ये आग्रह किया है कि भाई ये जो पोर्टल पर वीकली स्टॉक लोडिंग की जो जरूरत अब नहीं है तो इसको हटाया जाए, इसको विड्रॉ किया जाए, क्योंकि व्यापारियों में फिर पैनिक हो रहता है और व्यापारी इससे कम काम करता है। और दिल्ली जैसी स्टेट में जहाँ पे कोई पैदावार नहीं है वहाँ व्यापारी अगर कम माल मंगवाएगा तो फिर उसके पास कम ही स्टॉक रहेगा और आपूर्ति भी कम ही कर पाएगा। इसीलिए हमारा ये कि भाई व्यापारी को एक तो कंप्लायंस बढ़ जाती है और एक जो है उसमें पैनिक फैल के और वो कम काम करता है। इसलिए इस पाबंदी को, वीकली अपलोडिंग पोर्टल पे स्टॉक की पाबंदी को हटा दिया जाए। दूसरा, तुअर एमएसपी से इंपोर्ट में एमएसपी भारत सरकार की 7550 रुपए है और अफ्रीकन त्यूअर 5500 रुपए, म्यांमार की 6500 रुपए जो कि एमएसपी से कम है। उड़द म्यांमार का 6700 रुपए एमएसपी, भारत सरकार की 7400 रुपए। मसूर एमएसपी 6700 रुपए, कनाडा ऑस्ट्रेलिया की मसूर 5900 रुपए। तो ऑस्ट्रेलिया, तंजानिया चना एमएसपी से कम है और मटर पहले ही यहाँ काफी ड्रॉप हो चुकी है इंपोर्ट होके। तो हमारा यही है कि भाई सरकार को कोई ना कोई इंपोर्ट पे के लिए भी क्वालिटी की और एक एमआईपी की, कि भी इंपोर्ट करने में भी कोई ना कोई एमआईपी हो ताकि यहाँ का किसान जो है ना पैदावार बढ़ाए। और इस तरह अगर उसको एमएसपी से कम भाव पे इंपोर्ट आएगा इंडिया में तो फिर किसान जो है वो प्रोत्साहित नहीं होगा और वो पैदावार कम करने लग जाएगा। तो हमारा सरकार से यही है कि एक तो इस पे देखा जाए क्वालिटी पे इंपोर्ट की, और दूसरा जो है कि अब स्थिति बदल गई है। पहले स्थिति कुछ और थी, पिछले साल में हमें इंपोर्ट की जरूरत थी, आज हमारे पास सरप्लस है और एमएसपी से कम भाव है दालों का 10-15%। तो इसलिए नरेश जी आपकी बात बिल्कुल सही है और वो दो चीजें जैसे आपने कहा करने की जरूरत है। एक तो वीकली स्टॉक डिस्क्लोजर यहाँ पे कम किया जाए और दूसरा क्वालिटी और मिनिमम इंपोर्ट प्राइस यहाँ पर तय किया जाना चाहिए ताकि वो सस्ती दालें भारत में आना बंद हों। आपको याद दिला दें कि 31 मई को यहाँ पर पीली मटर के फ्री इंपोर्ट पर एक्सटेंशन पर भी है कि वो डिसमिस किया जाता है कि उसको एक्सटेंड किया जाता है, तो उसके ऊपर भी ऑफकोर्स हमारी नज़र रहेगी। बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि सोना इस साल कमोडिटी के तौर पर यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आया है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक धमाकेदार लाइव वेबिनार गोल्ड मास्टर क्लास। हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि सोने में ट्रेडिंग और निवेश के गुर, साथ ही रियल केस स्टडीज भी करेंगे हम यहाँ पर और आपके सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे, चाहे बात हो कितना सोना रखना चाहिए, पोर्टफोलियो में कितना हो, हेजिंग कैसे करें, गिफ्टिंग पर टैक्सेस क्या हैं और साथ ही साथ पुराने और नए ज्वेलरी पर जीएसटी के क्या नियम हैं। तो सोने से जुड़े हर सवाल का जवाब जानने के लिए इस वेबिनार से जुड़ें और सामने दिए गए लिंक पर रजिस्टर करना ना भूलें।